हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम समता है और क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागति के आणविक आधार के बारे में आप पढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको कराए जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को, और अपना एक नोट्स टाइप का बना के चल रहे होंगे। और उसमें मैं आपको एग्जाम्स में किस तरीके से पूछा जाता है भी साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ। हम लोगों ने अभी तक आपका डीएनए का जो भी स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से पढ़ लिया है। वो कॉन्सेप्ट आई थिंक आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड की चेन है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। क्या आपका क्या होता है, एक शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, और क्या होता है आपका नाइट्रोजनस बेस का पेयर होता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो ऑप्शंस आपके पास ओपन हैं, आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं सामने, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर ही दिया जाएगा। और बच्चों हम लोगों ने क्या डबल हेलिक्स मॉडल भी कर लिया है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, जो कि वैज्ञानिक वॉटसन और क्रिक ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि जो डीएनए होता है वो उसकी बैकबोन फॉस्फेट और शुगर की मिलकर के बनी हुई होती है, और जो हेलिक्स उसका होता है राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। दो हेलिक्स के बीच में, दो स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी है वो लगभग समान होती है। बीच में एक टर्न पे 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, और काफी कुछ बताया उन्होंने। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। इसके बाद अब आपको क्या क्लियर करना है, एक हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में आप बात करेंगे। तो हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज बात करेंगे हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में। बच्चों अभी तक का आपका ये क्लियर हो चुका है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। एक तो डीएनए के सारे स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी जान चुके हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। आपको सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चल चुका है, जिसमें आपको चूहे पर जो एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा था उसके बारे में पूरा बताया गया कि चूहे पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस तरीके से एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बनते हैं, एस स्ट्रेन किसे कहते हैं, आर स्ट्रेन किसे कहते हैं, ये सभी बच्चों का क्लियर हो गया था। और उसके बाद डायग्राम के माध्यम से आपको ये समझाया गया था कि एस स्ट्रेन क्या होता है। आपका जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे थे, तो वो क्या प्रयोग कर रहे थे कि एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया का जब कल्चर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दो तरीके की कॉलोनीज डेवलप हुई। एक तरीके की कॉलोनीज ऐसी थी जो सॉफ्ट और शाइनी कॉलोनीज थी, और दूसरे तरीके की कॉलोनीज रफ कॉलोनीज थी। जो सॉफ्ट और शाइनी थी वो आपका एस स्ट्रेन कहलाई, और जो रफ कॉलोनीज थी वो आपका आर स्ट्रेन कहलाई। जो सॉफ्ट और शाइनी कॉलोनीज थी वो वायरुलेंट थी, यानी वो इन्फेक्शन क्रिएट करती थी। तो जब एस स्ट्रेन को माउस के अंदर डाला गया तो क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई। जब आर स्ट्रेन को माउस के अंदर डाला गया तो वो नॉन वायरुलेंट था, यानी कि वो इन्फेक्शियस नहीं था, तो इसलिए वो जिंदा रहा। इसी तरह से एक मिक्सचर ऐसा किया गया कि एस स्ट्रेन को गर्म किया गया, उसके बाद आर स्ट्रेन के साथ मिक्स करके इंजेक्ट किया गया। जब तब क्या हुआ, तब भी चूहा जो था वो मर गया था। तो ये आपको अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है ना। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने है जिसको हम हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसको किस तरह से समझेंगे, आपका डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसका एक सुस्पष्ट प्रूफ, मतलब इसको प्रूफ किसने किया। डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ किसने किया, तो इसको प्रूफ किया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज, है ना। तो इसमें जो हर्शे और चेज लिखा हुआ है, हर्शे क्या है, हर्शे एक वैज्ञानिक का नाम है जिसको अल्फ्रेड हर्शे कहते हैं, आपने सबसे पहले क्या देख रहे हैं, हम आप स्क्रीन में देख रहे हैं हर्शे और चेज। तो हर्शे क्या है, वैज्ञानिक का पूरा नाम
लिखेंगे आप सभी अल्फ्रेड हर्शे, अल्फ्रेड हर्शे ALFRED, अल्फ्रेड हर्शे, और मार्था चेज, चेज जो है CHASE, चेज, और मार्था चेज MARTHA। इन्होंने एक सुस्पष्ट प्रूफ, जैसे कहते हैं कि हर खोज का एक सबूत होना चाहिए, तो इस खोज का कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसका सबूत किसने दिया? इसका सबूत दिया अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज नाम के वैज्ञानिकों ने। और किस सन में दिया? इन्होंने दिया 1952 में। कब दिया? 1952 में दिया। 1952 में हर्शे और चेज ने क्या बोला? हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड in 1952 to further confirm that DNA was the genetic material। हर्शे और चेज के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ना, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन वायरसेस पे काम किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। उन्होंने किस पर काम किया? उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस पर काम किया। बैक्टीरियोफेजेस एक्चुअली क्या होते हैं? जैसे इंसानों को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, ये अगर सभी बच्चों को नहीं पता है तो इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जैसे मनुष्यों को या किसी जीव को कुछ वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्ट करते हैं, इसी तरह से कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं कि जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। तो दे एक्सपेरिमेंटेड विद बैक्टीरियोफेजेस, यानी हर्शे और चेज नाम के वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए अपने। किन पर ये प्रयोग किए गए? बैक्टीरियोफेजेस पर ये प्रयोग किए गए। बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज लिख के डैश लगाएंगे और लिखेंगे बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं। क्या लिखना है सभी बच्चों को? बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं, सभी बच्चे लिखेंगे उसको, बैक्टीरियोफेज डैश लगाएंगे, लिखेंगे बैक्टीरियोफेज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं और बैक्टीरिया के अंदर ही रेप्लिकेट भी होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरियोफेज का समझ में आ गया सभी बच्चों के? एक्चुअल में बैक्टीरियोफेज क्या होता है एकदम याद रखेंगे। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट जो है वो बैक्टीरियोफेज पे किया गया था। बैक्टीरियोफेज पे क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था? बैक्टीरियोफेज आप सभी को बता दिया मैंने कि बैक्टीरियोफेजेस वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और उनके अंदर रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसका सुस्पष्ट प्रूफ किसने दिया? हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट से मिला था जो 1952 में हुआ था। हर्शे का पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे है और चेज का पूरा नाम मार्था चेज है। तो ये दो वैज्ञानिकों ने मिल करके ये एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। यहाँ तक सभी बच्चों का क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज जो है वो कैसे इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और उसके बाद इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो वायरस जो होता है, वायरस की प्रकृति आप सभी बच्चों को पता है कि वायरस जो है वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता है ना, वो सजीव की श्रेणी नहीं आता है, उसको हम लाइव सेल नहीं कह सकते। वायरस क्या करता है? किसी भी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश करके उस जीवित कोशिका को यूज करके अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है और अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाता है और ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है।
ठीक है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये भी एक वायरस है और ये बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है। इसके जेनेटिक मटेरियल को, मतलब अपने जेनेटिक मटेरियल को ये बैक्टीरियल सेल में एंटर होने देता है और उसके बाद बैक्टीरियल सेल को क्या लगता है, बैक्टीरियल सेल हो जाता है कंफ्यूज। बैक्टीरियल सेल को ऐसा लगता है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना है ना। बिल्कुल एक सामान्य एग्जाम्पल के, हम सामान्य भाषा में बात करें, एक दैनिक जीवन का उदाहरण ले लेते हैं कि हमारा अपना घर है। इस उदाहरण को बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, कैसे इन्फेक्ट करता है, कैसे इसकी मशीनरी को यूज कर पाता है वायरस बैक्टीरियोफेज वाला। जैसे मान लीजिए हमारा अपना घर है, हम सभी परिवार के सदस्य बहुत प्रेम से रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। क्या हुआ कि कोई मेहमान आया और परिवार के सदस्यों को इसकी भनक तक नहीं लगी कि जो मेहमान है ये मेहमान नहीं है बल्कि दुश्मन है मेहमान के रूप में। ठीक है, आया, रहना शुरू किया और हमारे ही घर में रहने लगा। काफी दिनों तक हमारे घर में रहा और उसके बाद क्या हुआ कि हम उसे अपना समझने लगे। जब हम उसे अपना समझने लगे तब क्या हुआ, उसने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। मतलब हम उसके लिए हेल्प करने के मोड में हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो धीरे धीरे हमारी जड़ों को काटेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखेंगे। ऐसा ही बैक्टीरियोफेज के साथ भी होता है। बैक्टीरियल सेल क्या करती है, जिस बैक्टीरियल सेल को अगर हम अपना घर समझ लें, तो वायरस को हम एक टाइप का मेहमान समझ लें, तो हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल सेल जो है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर जब एंटर कर जाता है तो बैक्टीरियल सेल को लगता है कि ये जेनेटिक मटेरियल अपना है ना। तो ये क्या करती है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब सेल डिवाइड होने लगती है, डिवाइड होने लगती है तो वायरस पार्टिकल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब इन वायरस पार्टिकल्स का जब निर्माण होता है तो उससे क्या होता है, रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो हार्शे और चेज ने क्या खोज करी, ये खोज करी कि डीएनए या प्रोटीन में कौन से वायरस बैक्टीरिया में एंटर करते हैं। इन्होंने कुछ वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिनमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस था और कुछ बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आप सभी ने जाना बच्चों कि क्या यहाँ पे इस स्लाइड से आपने क्या क्या सीखा कि हार्शे और चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। हार्शे चेज एक्सपेरिमेंट नाम थोड़ा सा आपको कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर्शे जो है वो एक वैज्ञानिक का सरनेम है, अल्फ्रेड हर्शे इनका पूरा नाम था। चेज भी एक वैज्ञानिक का सरनेम है, इनका मार्था चेज पूरा नाम था। 1952 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए ही होता है। उन्होंने अपना ये प्रयोग बैक्टीरियोफेजेस पे किया था। अब जिन बच्चों को ये नहीं क्लियर कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वो ये जान लें, बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और बैक्टीरिया की सेल के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों का? आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेजेस जो है वर ग्रोन इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। बैक्टीरियोफेजेस को हर्शे और चेज ने क्या किया, 2 अलग अलग मीडियम्स में ग्रो किया। क्या किया? बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। वो दोनों मीडियम्स कौन कौन से थे? अब यहाँ पे आप डैश लगा के लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे एरो लगा के एक वाला मीडियम लिख दीजिए, एरो लगा के दूसरा मीडियम लिख दीजिए, अगर आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट्स में नोट्स बनाने हैं। पहला मीडियम क्या था? सम बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, पहले आप पॉइंट पे लिखेंगे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम, है ना। लिखें, लाइन से लिखें आप, बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। बैक्टीरियोफेजेस 2 माध्यमों में ग्रो किए गए उस समय पर। उन दोनों माध्यमों में नंबर 1 पे आप लिखेंगे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम। क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम। इट वॉज फाउंड, तब क्या पाया?
It was found that these bacteriophages came up with radioactive DNA. उस समय क्या देखा गया कि ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं बच्चों, ये रेडियो एक्टिव डीएनए के साथ आते हैं। ठीक है, दूसरा मीडियम उन्होंने क्या लिया, सम बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर। दूसरा मीडियम जो था वो था रेडियो एक्टिव सल्फर का, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। अब दो मीडियम हो गए, पहला मीडियम क्या है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम, और दूसरा मीडियम है रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम। तो रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में जब ग्रो किया गया बैक्टीरियोफेजेस को, तो क्या देखा गया, इट वाज फाउंड दैट दीज बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव प्रोटीन। तब क्या देखा गया, जब उसको सल्फर में, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले माध्यम में ग्रो कराया गया, तो क्या देखा गया कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ होते हैं। क्या पाया गया कि जो बैक्टीरियोफेजेस हैं वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन के साथ होते हैं। तो यहाँ पे क्या समझ में आया आप सभी को? पहली चीज तो ये डायग्राम ऐसे ही डायग्राम, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम कैसा होता है, आपको एक ये वाला डायग्राम जो है ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है ना, तो इसलिए आपको ये लिखना और जानना जरूरी है। बैक्टीरियोफेज लगा के, आप डैश लगा के जरूर ये लिख लेंगे कहीं साइड में। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो बैक्टीरियोफेज था इसको हर्शे और चेज ने ग्रो किया अलग अलग मीडियम्स में, है ना। पहला मीडियम क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीडियम था, और दूसरा मीडियम कैसा था, रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम था, है ना। तो क्या देखा गया कि जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की उपस्थिति में ग्रो कराया गया उनमें डीएनए तो रेडियो एक्टिव मिला लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला। यहाँ पे देखिए, रेडियो एक्टिव डीएनए तो मिला, जो फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो कराया गया उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए तो मिला, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था वो नहीं मिला। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन एक्चुअल में कहाँ मिला, रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन कहाँ पे मिला ये देखेंगे। रेडियो एक्टिव प्रोटीन उन बैक्टीरियोफेजेस में मिला जिनको रेडियो एक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो कराया गया। ठीक है, क्या समझ में आया आप सभी को? जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की उपस्थिति में ग्रो कराया गया उनमें डीएनए तो रेडियो एक्टिव मिला लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। क्योंकि रीजन भी आपको पता चला, क्योंकि जो डीएनए है वो फॉस्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से ऐसे वायरस जिन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर की उपस्थिति में ग्रो कराया गया उनमें क्या हुआ, उनमें प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव पाया गया लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं प्रेजेंट था। उसका भी रीजन सेम था कि रेडियो एक्टिव डीएनए जो है वो डीएनए में सल्फर नहीं होता है, तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन तो यहाँ पर पाया गया पर रेडियो एक्टिव डीएनए यहाँ पे नहीं पाया गया। तो रीजन के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पॉइंट्स एकदम क्लियर हों। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ तक आपको हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में दो चीज आपको क्लियर हुई। पहला कि हर्शे और चेज नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1952 में ये एक्सपेरिमेंट किया। किस पर किया, ऐसे वायरसेस पे किया जो बैक्टीरियोफेजेस थे, यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते थे। अलग अलग दो माध्यमों में इनको ग्रो कराया गया, तो एक में पाया गया कि रेडियो एक्टिव डीएनए प्रेजेंट है, एक में पाया गया कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट है ना। तो बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियोएक्टिव डीएनए वर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद बैक्टीरिया। अब फिर से क्या हुआ, फिर से आगे का काम हुआ, है ना। अभी तक ग्रो कराने के बाद क्या हुआ, उसको बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया।
तो क्या हुआ पहले स्टेप में, बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियो एक्टिव डीएनए वर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरियोफेजेस को लिया गया जिनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, यानी कि जहां रेडियो एक्टिव डीएनए था वो क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए वो था जिसको किसमें ग्रो कराया गया था, रेडियो एक्टिव डीएनए जो था उसको किसमें ग्रो कराया गया था, आपका रेडियो एक्टिव फास्फोरस मीडियम में ग्रो कराया गया था। तो रेडियो एक्टिव डीएनए जो था उसको फास्फोरस मीडियम में ग्रो कराया गया था, उस वाले बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाया गया। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? रेडियो एक्टिव जो डीएनए वाला बैक्टीरियोफेज था उसको बैक्टीरिया के संपर्क में लाया गया। जब ऐसा किया गया तो बैक्टीरियोफेजेस जो थे उन्होंने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इन्फेक्टेड कर दिया, मतलब बैक्टीरिया गॉट इन्फेक्टेड, बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी बच्चों का समझ में आया? यहां तक क्लियर समझ में आ गया बच्चों? बैक्टीरियोफेजेस जो थे, है ना, वो अब इसमें देखें क्या हुआ, बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया। पॉइंट नंबर 3 पे क्या हुआ, एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, है ना। जब इन्फेक्शन को आगे हम प्रोसीड कराएं, मतलब उन्होंने प्रोसीड कराया, तो बैक्टीरिया को एक ब्लेंडर में हिलाने से वायरल जो कोट है वो सेपरेट हो जाता है ना। मिक्सी का मतलब क्या है, बहुत तेजी से स्पीड में घूमती है, उसके अंदर का मटेरियल भी जो है वो घूमता है, जिसको कहते हैं मथ जाता है एकदम। तो उसमें क्या है, वायरल कोट जो है वो सेपरेट हो गया। तो बैक्टीरिया को जब सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है, क्या मशीन होती है बच्चों, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आपको जब आप बड़ी क्लासेस में देखो, लैब्स में होता है सेंट्रीफ्यूज, लैब्स में सेंट्रीफ्यूज होता है। सेंट्रीफ्यूज की मशीन आपको बड़ी क्लासेस में देखने को भी मिलती है। तो सेंट्रीफ्यूज को अगर हम अपने घर में बात करें तो जो मिक्सर ग्राइंडर है हमारा वो सेंट्रीफ्यूज जैसा है ना। इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज में टेस्ट ट्यूब में मटेरियल को डाल करके और उसको सेंट्रीफ्यूज वाली मशीन में लगा दिया जाता है। तो बहुत मतलब जितनी मनचाही स्पीड पे वो घूमता है, और उससे क्या होता है कि दो चीजें जो है वो अलग अलग करने के लिए काम आता है। तो सेंट्रीफ्यूज में घुमाने से क्या होता है कि बैक्टीरिया और वायरसेस के पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब यहां तक ये तीसरे पॉइंट तक क्लियर आया, एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, agitated in a blender to separate phage particles from bacterial cells. नेक्स्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या टेक्निक है, सेंट्रीफ्यूगेशन वो टेक्निक है जिसमें मटेरियल को सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाता है। आप कभी ऑब्जर्व करें, अगर कभी आपने कोई लैब देखा है, जो पैरामेडिकल लैब्स होते हैं जहाँ पे टेस्ट होते हैं, वहां की मशीनों को अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कभी आपने बाय चांस देखा हो, तो वहां पे आप देखेंगे एक ऐसी मशीन होती है जिसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब लगाई जाती है, और उस टेस्ट ट्यूब वो सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन में क्या होता है कि उसके अंदर जो भी मटेरियल डाला जाता है वो जैसे मिक्सर ग्राइंडर किसी चीज को घुमा करके, जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम दही को डालते हैं तो छाछ और मक्खन अलग कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें आप टेस्ट ट्यूब में जब कोई मटेरियल डालते हैं तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, है ना। तो एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज में जब हम घुमाते हैं तो वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अभी तक जैसे उन्होंने वो अटैच हुए, बैक्टीरियोफेजेस एक प्रकार के वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो वो बैक्टीरिया से अटैच हुए। अब उनको अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरियोफेज और जो बैक्टीरिया है यानी वायरस और बैक्टीरिया अलग अलग
हो जाएंगे। तो जब सेंट्रीफ्यूज में घुमाते हैं तो वायरस पार्टिकल्स जो है वो बैक्टीरिया से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग हो जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरसेस से इन्फेक्टेड थे वो तो रेडियो एक्टिव बने रहे, है ना। इससे स्पष्ट क्या हुआ, इससे क्लियर क्या हुआ कि वायरस से बैक्टीरिया में एंटर करने वाला मटेरियल जो था वो डीएनए ही था। ये क्लियर हो गया सभी बच्चों का। सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब ऊपर जो तैर जाए, है ना। बैक्टीरियल जैसे छाछ में मक्खन तैर जाता है, बिल्कुल उसी तरह से फेज पार्टिकल्स जो है वो ऊपर आ गए। बैक्टीरियल सेल्स वर फाउंड टू बी रेडियो एक्टिव, और जो बैक्टीरियल सेल थी वो रेडियो एक्टिव बनी रही। बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव पाई गई, है ना। तो इसका मतलब क्या है, नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द फेज पार्टिकल्स, यानी कि अब जो फेज पार्टिकल्स अलग हुए थे उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं डिटेक्ट की गई। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया। आज हम कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, हम हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट का पढ़ रहे हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जो है ये साबित करने के लिए अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज नाम के वैज्ञानिक ने किया था ये एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये साबित हुआ था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही होता है। ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियोएक्टिव प्रोटीन। अब क्या हुआ, दो तरीके के बैक्टीरियोफेजेस आपको मिले थे, एक जिसमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन था, एक में रेडियोएक्टिव डीएनए था। रेडियोएक्टिव डीएनए वाला क्लियर हो गया। अब सेकंड में क्या देखा आपने कि बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियोएक्टिव प्रोटीन, उन बैक्टीरियोफेजेस को जिनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन प्रेजेंट था उनको जब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाया गया तब भी क्या हुआ, जब बैक्टीरियोफेजेस रेडियोएक्टिव प्रोटीन के साथ जो थे उनको जब बैक्टीरिया के कांटेक्ट में लाया गया तब क्या देखा गया, है ना। दो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए थे इसमें। बैक्टीरिया गॉट इन्फेक्टेड, इस टाइम पे भी क्या हुआ, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन हो गया। फिर से वही प्रोसेस की गई, एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स। उसे एजिटेशन किया गया। एजिटेशन का मतलब क्या है कि घुमाव वाली प्रक्रिया। एजिटेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे मिक्सर ग्राइंडर में हम कोई चीज को जब घुमा, चाहे हम लस्सी बना रहे हों चाहे हम छाछ बना रहे हों, तो क्या होती है, बहुत तेजी से चीजें उसके अंदर घूमती है। तो उस घूमने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एजिटेशन कहते हैं। तो एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू सेपरेट फेज पार्टिकल्स फ्रॉम बैक्टीरियल सेल्स, क्या करा गया, उसको मिक्सी में चला दिया गया। हम सामान्य भाषा में बोले तो क्या किया गया, उसको मिक्सी में चला दिया गया। अब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन लीव्स फेज पार्टिकल्स एज सुपरनेटेंट। उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ, है ना, अलग अलग हो गए। अब इसमें फेज पार्टिकल्स जो है वो रेडियो एक्टिव पाए गए, और जो आपका बैक्टीरियल सेल थी उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई। क्लियर हो गया, फेज पार्टिकल्स जो थे वो रेडियो एक्टिव पाए गए, और जो बैक्टीरियल सेल्स थी उसमें किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई गई, है ना। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया है। यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ कि ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरसेस से इन्फेक्टेड थे वो रेडियो एक्टिव बने रहे। इससे क्लियर पता क्या चला कि वायरस से बैक्टीरिया में एंटर करने वाला जो मटेरियल था वो क्या था, डीएनए ही था। अब ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले वायरस से इन्फेक्टेड थे वो रेडियो एक्टिव नहीं हुए, है ना। आप 7th नंबर पॉइंट में देखें, नो रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड इन द बैक्टीरियल सेल्स। तो इससे क्या संकेत मिला कि वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन एंटर नहीं करता है, बल्कि वायरस से बैक्टीरिया में पास होने वाला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही है। इतना क्लियर समझ में आ गया सभी बच्चों को। यही एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो इट वॉज देयरफॉर कंक्लूडेड, तब ये निष्कर्ष निकाला गया दैट इट वॉज नॉट द प्रोटीन्स, वो चीज
वो मटेरियल, वो पदार्थ जो बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया के अंदर एंटर करता है वो प्रोटीन्स नहीं होते हैं, रादर डीएनए क्या होते हैं, डीएनए ही होते हैं, विच एंटर्ड इनटू द बैक्टीरिया। देयरफॉर डीएनए कॉजेज द रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस। तो अब क्या हो रहा है, तो डीएनए ही क्या कर रहा है, वायरस को रेप्लिकेट करने का काम कर रहा है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। वो वायरस कौन सा है, जो बैक्टीरिया के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उस वायरस का नाम क्या है। इससे आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी तैयार हो रहा है। उस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। डीएनए वॉज दस प्रूव्ड। तो अब क्या हुआ, अब ये प्रूफ हो गया, अब ये साबित हो गया था कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिक मटेरियल है। क्या साबित हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है और बैक्टीरियल सेल में ही वो अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये कौन सा एक्सपेरिमेंट देखा आपने, ये एक्सपेरिमेंट है आपका हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट। इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी शो कर सकते हैं, है ना। क्राइटेरिया क्या था जेनेटिक मटेरियल का, क्राइटेरिया क्या था जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए वाज फाउंड टू बी द प्रोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिक मटेरियल का जो आनुवंशिक पदार्थ का क्राइटेरिया था वो क्या था कि सामान्य तौर पर डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में अधिकतम जीवों में पाया जाता था। एक्सेप्शंस वर सम वायरसेस, कुछ वायरसेस जो थे वो अपवाद के रूप में सामने आए, जहां पे क्या था, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में मौजूद था। क्लियर है सभी बच्चों को। वैसे आपका हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट आपका क्लियर हो गया है। अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो उससे आप क्या करेंगे, उसको आप इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से, हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट जो है इसको डायग्राम के माध्यम से भी लर्न कराने की कोशिश करूंगी। उसके बारे में कल मैं आपको बना करके सिखाऊंगी। आज की क्लास में आप सभी ने हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है बच्चों तो आप उसका क्वेश्चन आप चैट के माध्यम से भेजेंगे तो अगली क्लास में उसको क्लियर करा दिया जाएगा। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार, इस चैप्टर में आपने हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट जो है नाम थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है, लेकिन इसमें जो हर्शे हैं वो भी एक वैज्ञानिक हैं और एक जो चेज हैं वो भी एक वैज्ञानिक महोदय हैं। हर्शे का पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे था और चेज का पूरा नाम मार्था चेज था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या प्रयोग किया, जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही होता है, ये उन्होंने साबित किया और उनके प्रयोग के बाद ये साबित हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए ही वायरसेस से ट्रांसफर होता है, किसमें, बैक्टीरिया में। जो प्रयोग किस पर किया इन्होंने, बैक्टीरियोफेजेस पे किया। बैक्टीरियोफेजेस कौन से होते हैं, ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में मैं आपको डायग्राम के माध्यम से हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगी और आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। इसको सामान्य तौर पे सामान्य भाषा में समझ करके फिर एग्जाम में लिखेंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। ध्यान से मन लगा करके पढ़ने के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।